हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। पीएम नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र पर बजट के बाद के वेबिनार डिफेंस कॉल टू एक्शन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में देश के अंदर रिसर्च, डिजाइन और डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक का एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम विकसित करने का ब्लूप्रिंट है। रक्षा बजट में लगभग 70% सिर्फ घरेलू उद्योग के लिए रखा गया है। उत्तर प्रदेश में आज शाम को 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। यहां पर 27 फरवरी को मतदान होना है। 5वें चरण में अमेठी, अयोध्या समेत 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब को लेकर चल रही सुनवाई में आज बहस पूरी होगी। कोर्ट ने सभी पक्षों से लिखित में जवाब मांगा है, जिसके बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा। बता दें कि हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे के भीतर कोरोना के 13,166 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 26,988 मरीज ठीक भी हुए। वहीं 24 घंटे में 302 मरीजों की मौत हुई है और अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,34,000 के पार पहुंच गई है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 176 करोड़ 78 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें 96 करोड़ 47 लाख से भी ज्यादा को पहला और 78 करोड़ 46 लाख से भी ज्यादा को दूसरा डोज लगाया गया है। वहीं 1 करोड़ 85 लाख से भी ज्यादा बूस्टर डोज लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 35 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 65 लाख से भी ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। T20 इंटरनेशनल में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 मैच में रोहित ने पारी का 37वां रन बनाने के साथ ही ये उपलब्धि हासिल की और न्यूजीलैंड के ओपनर मार्टिन गुप्टिल को पीछे छोड़ा और अब वे नंबर 1 बन गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र पर बजट के बाद के वेबिनार डिफेंस कॉल टू एक्शन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में देश के अंदर रिसर्च, डिजाइन और डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक का एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम विकसित करने का ब्लूप्रिंट है। रक्षा बजट में लगभग 70% सिर्फ घरेलू उद्योग के लिए रखा गया। वेबिनार में पीएम मोदी ने कहा कि गुलामी के कालखंड में और आज़ादी के तुरंत बाद भी हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की ताकत बहुत ज़्यादा थी। दूसरे विश्व युद्ध में भारत में बने हथियारों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। बीते कुछ सालों में भारत अपने रक्षा क्षेत्र में जिस आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है, उसकी प्रतिबद्धता आपको इस साल के बजट में दिखेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की जो आईटी की ताकत है वो हमारा बहुत बड़ा सामर्थ्य है और इस ताकत को हम अपने रक्षा क्षेत्र में जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी ही सुरक्षा में हम आश्वस्त होंगे। जैसे साइबर सिक्योरिटी अब सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड तक सीमित नहीं रह गई है, ये राष्ट्र की सुरक्षा का विषय बन चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम बाहर से अस्त्र शस्त्र लाते हैं तो उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि जब वो हमारे सुरक्षा बलों तक पहुंचते हैं तब तक उसमें से कई पुराने हो चुके होते हैं। इसका समाधान भी आत्मनिर्भर का भारत अभियान है और मेक इन इंडिया में ही है। पीएम ने आगे कहा कि बीते साल हमने 7 नई डिफेंस पब्लिक अंडरटेकिंग्स का निर्माण किया था। आज ये तेजी से व्यापार का विस्तार कर रही हैं, नए मार्केट में पहुंच रही हैं। ये भी बहुत सुखद है कि बीते 5 से 6 सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट में हमने 6 गुना बढ़ोतरी की है। उत्तर प्रदेश में आज शाम को 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। यहाँ 27 फरवरी को मतदान होना है। 5वें चरण में अमेठी, अयोध्या समेत 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब को लेकर चल रही सुनवाई में आज बहस पूरी होगी। कोर्ट ने सभी पक्षों से लिखित में जवाब मांगा है, जिसके बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा। बता दें कि हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना की मिलन एक्सरसाइज आज से शुरू होगी, जिसमें 40 देशों की नौसेनाएं
शामिल होंगी। बता दें कि इससे पहले 21 फरवरी को 12वें प्रेसिडेंट रिव्यू का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति ने 60 से भी ज़्यादा जहाज और 55 विमानों की समीक्षा की थी। आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक अपनी 30वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये 25 फरवरी 2019 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था और स्वतंत्रता के बाद से वीर सैनिकों के बलिदान का प्रमाण है। इस मौके पर नौसेना प्रमुख हरि कुमार, वायुसेना प्रमुख VR चौधरी और रक्षा सचिव अजय कुमार ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी है। सेंसेक्स 1500 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 56,010 पर कारोबार कर रहा है, तो वही निफ्टी 16,515 पर खुला था, जिसने 16,478 का निचला और 16,587 का ऊपरी स्तर बनाया। बाजार में तेजी से निवेशकों को 8 लाख करोड़ का फायदा मिला। भारत ने पहले T20 इंटरनेशनल में श्रीलंका को एक तरफा मुकाबले में हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है और इस फॉर्मेट में ये टीम इंडिया की लगातार 10वीं जीत है। भारत ने टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी की और 200 रन का टारगेट दिया, लेकिन श्रीलंका टारगेट पूरा नहीं कर पाई। भारत ने पाकिस्तान के लगातार 9 जीत के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है। 12 जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड अफगानिस्तान के नाम है। इसके करीब अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारत की शुरुआत शानदार रही, लेकिन टारगेट का पीछा करते हुए श्रीलंका की शुरुआत खराब रही। 6 साल से भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सरजमी पर एक भी मैच नहीं हारी है। 2016 में लंकाई टीम ने आखिरी बार टीम इंडिया को उसकी धरती पर हराया था। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट का इतिहास बहुत पुराना रहा है। दोनों टीमों ने कुल 22 T20 मैच खेले हैं, जिनमें से श्रीलंकाई टीम ने सिर्फ 7 मैच जीते हैं। IPL 2022 की शुरुआत 26 मार्च से होगी। गुरुवार को ही IPL गवर्निंग काउंसिल में इसका फैसला लिया गया। लीग स्टेज के सभी 70 मुकाबले महाराष्ट्र में खेले जाएंगे। 55 मैच मुंबई और 15 पुणे में होंगे। मुंबई में खेले जाने वाले सभी मैच वानखेड़े, DY पाटिल और ब्रेबोर्न स्टेडियम में होंगे। T20 इंटरनेशनल में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ T20 मैच में रोहित ने पारी का 37वां रन बनाने के साथ ही ये उपलब्धि हासिल की और न्यूजीलैंड के ओपनर मार्टिन गुप्टिल को पीछे छोड़ा और अब वे नंबर 1 पर हैं। रोहित इसके साथ ही भारत के लिए भी इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। हिटमैन ने 34वां रन बनाने के साथ ही विराट कोहली को पीछे छोड़ा। कोहली इस T20 सीरीज के लिए रेस्ट दिया गया है। रोहित और कोहली के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड KL राहुल के नाम पर दर्ज है। तमिलनाडु के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज जुड़वा भाइयों बाबा इंद्रजीत बाबा पराजित ने रणजी ट्रॉफी के दूसरे लीग मैच में छत्तीसगढ़ के खिलाफ पहले दिन शतक ठोककर टीम के स्कोर 300 के पार पहुंचा दिया। इससे पहले इंद्रजीत ने सीजन के पहले मैच में दिल्ली के खिलाफ शतक जड़कर टूर्नामेंट में आगाज किया था। उनका ये लगातार दूसरा शतक है। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज दूसरा दिन है। यूक्रेन की राजधानी कीव में आज सुबह कई धमाके सुने गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने पूरी सेना को युद्ध में उतारने का ऐलान किया। यूक्रेन ने दावा किया है कि उनकी फोर्सेज ने 800 से भी ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है। 30 रूसी टैंक और 7 जासूसी एयरक्राफ्ट को भी तबाह कर दिया। रूस के हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। इस हमले में करीब 137 सैनिकों की मौत हुई है, जबकि 316 घायल हुए हैं। मरने वालों में यूक्रेन के 10 अधिकारी भी शामिल हैं। इस बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि रूस एक और बड़े हमले की तैयारी में, जिसका यूक्रेन भी जवाब देगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के एक सलाहकार ने कहा कि रूस की सेना ने राजधानी से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर उत्तर में मौजूद चेरेनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र और कीव में हेस्टोमिल हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया। इधर राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने नागरिकों से अपने देश की रक्षा करने का आह्वान किया और कहा कि लड़ने के लिए तैयार किसी भी शख्स को हथियार दिए जाएंगे। यूक्रेन और रूस विवाद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिना किसी कारण युद्ध करना अन्यायपूर्ण है। रूस के 4 और बैंक और आर्थिक गतिविधियों पर बैन लगाया जाएगा। वहीं भारत से बातचीत के बाद अगला कदम उठाने की बात कही।
यूक्रेन रूस में बढ़ते तनाव को लेकर नाटो के महासचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि नाटो यूक्रेन के साथ एकजुटता से खड़ा है। हम अन्य सहयोगियों से समन्वय बनाकर रूस पर गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। नाटो के महासचिव जेंस स्टोलटेनबर्ग ने रूस को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला जारी रखा तो जवाब देने के लिए 100 से भी ज्यादा लड़ाकू विमान हाई अलर्ट पर है। हमारे पास समुद्र में 120 से भी ज्यादा युद्धपोत तैयार है। रूस के यूक्रेन पर हमले का विरोध दुनिया भर में हो रहा है, लेकिन इस बीच खबर है कि खुद रूस से भी बड़ी संख्या में लोग इस हमले के खिलाफ हैं। इस हमले के विरोध में रूस के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। पुतिन के खिलाफ रूस की राजधानी मॉस्को सहित 53 अन्य शहरों में लोग सड़कों पर उतरकर इस कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं। यूक्रेन में मौत के मंजर के बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान रूस पहुंचे। मॉस्को में उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसकी दुनिया भर में आलोचना हो रही है। इमरान ने एयरपोर्ट पर अपना स्वागत करने वाले रूसी डेलीगेशन से कहा कि क्या वक्त है जब मैं यहां पहुंचा हूं, यहां बहुत रोमांचक है। इमरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की आस में रूस गए हैं और उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात की है। यूक्रेन और रूस संकट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को ताज़ा हालात की जानकारी दी। वहीं पीएम मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और कहा कि यूक्रेन में फंसे छात्रों को बाहर निकालना प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने पुतिन को कूटनीतिक का रास्ता अपनाने को कहा। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने से अफरा तफरी का माहौल है, जिसकी वजह से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिजन परेशान है। वहीं भारत सरकार भारतीयों को निकालने के लिए दूसरे रास्ते पर विचार कर रही है। इस बीच ग्वालियर की आफरीन स्वदेश लौटी हैं। हालांकि कई छात्रों को अब भी मदद का इंतजार है। कीव में भारतीय दूतावास के मुताबिक यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को बंद करने के मद्देनजर विशेष फ्लाइटों को रद्द किया गया है। भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए दूतावास की वेबसाइट, सोशल मीडिया पोस्ट और फोन नंबर जारी किए गए हैं। भारतीय छात्रों की यूक्रेन से घर वापसी पर मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा है कि वहां गंभीर स्थिति बनी हुई है, इसलिए भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छात्रों को लाने का काम किया है। यूक्रेन में जांजगीर चांपा का मेडिकल छात्र भी फंसा हुआ है, जिसका एक वीडियो सामने आया है, जिसे लेकर परिजन ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित एयरपोर्ट में कई छात्र फंसे हुए हैं। यूक्रेन में फंसा छात्र माल खरोदा के मुक्ता गांव का रहने वाला है। छत्तीसगढ़ के 70 व्यक्ति यूक्रेन में फंसे हैं। इनमें से 69 स्टूडेंट्स हैं और एक असिस्टेंट प्रोफेसर है। यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के लोगों की मदद के लिए दिल्ली के छत्तीसगढ़ भवन में हेल्प डेस्क तैयार किया गया है। एशियाई देश इंडोनेशिया में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूरोपियन मेडिटेरियन सिस्मोलॉजी सेंटर के मुताबिक रिक्टर स्केल पर 6.2 की तीव्रता वाले भूकंप ने इंडोनेशिया के सुमात्रा क्षेत्र को प्रभावित किया। इस भूकंप की वजह से पड़ोसी देश सिंगापुर और मलेशिया में इमारतें हिल गईं। रूस के हमले से बने माहौल ने दुनिया भर के बाजारों में तबाही ला दी है। जंग शुरू होने से 4 से 5 घंटे में सबसे अमीर 20 लोगों की संपत्ति 3.11 लाख करोड़ रुपए कम हो गई है। सबसे ज्यादा नुकसान टेस्ला के एलन मस्क को हुआ है। उनकी नेटवर्थ में 1 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। भारत में मुकेश अंबानी को 21,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 43 करोड़ 16 लाख के पार पहुंच गए हैं। कोरोना से मौत का आंकड़ा भी 59,46,000 के पार पहुंच चुका है और इस वक्त 36 करोड़ 7 लाख से भी ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 6 करोड़ 49 लाख के पार पहुंच गई। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे के भीतर कोरोना के 13,166 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 26,988 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं 24 घंटे में 302 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,34,000 के पार पहुंच गई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 668 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 3 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या
बढ़कर 5,170 हो गई है और प्रदेश में 1,124 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर गए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 10,21,272 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 233 नए मरीज मिले हैं और एक मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में 24 घंटे में 460 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या अब 2061 हो गई। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 176 करोड़ 78 लाख के पार पहुंच गया है, जिनमें से 96 करोड़ 47 लाख से ज़्यादा को पहला और 78 करोड़ 40 लाख से भी ज़्यादा को दूसरा डोज लगा है। वहीं 1 करोड़ 85 लाख से भी ज़्यादा बूस्टर डोज लगाए गए। मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 35 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 65 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है। सीएम भूपेश बघेल आज बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वे जिले को 353 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात देंगे। साथ ही नवनिर्मित तिफरा फ्लाईओवर, प्लेनेटोरियम, स्मार्ट रोड और यूनिवर्सिटी बिल्डिंग का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री स्कूल ग्राउंड में आम सभा को संबोधित करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शहडोल के दौरे पर रहेंगे, जहां वे रोजगार दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और कई योजनाओं के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र बांटेंगे। सरकार 8 स्वरोजगार योजनाओं के तहत युवाओं को रोजगार देगी, जिसके तहत सीएम हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने दिवंगत निम्मी देवी रोहाणी क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने मैदान में क्रिकेट भी खेला। बता दें कि एमएलए अशोक रोहाणी की दादी की स्मृति में आयोजन होता है। इंदौर दौरे पर पहुंचे मंत्री सिलावट ने कहा कि कल सांवेर में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना लॉन्च की जाएगी और इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम शिवराज सिंह इसमें शामिल होंगे। और साथ ही सिलावट ने बताया कि पीएम ने मध्य प्रदेश के 1,86,000 किसानों के खातों में 380 करोड़ रुपए डाले हैं, जिससे 50,000 किसानों को बीमा का लाभ होगा। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति की नियुक्ति की मांग को लेकर जारी विवाद खत्म हो गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने डॉक्टर गिरीश चंदेल को विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त कर दिया है, जिसे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने खुशी जताई है। पहली बार स्थानीय कुलपति की नियुक्ति हुई है। रायपुर में पोस्ट ऑफिस में एफडी घोटाला करने वाली महिला एजेंट को की अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। केस दर्ज होने के बाद महिला 8 महीने से फरार है। महिला पर 50 से भी अधिक लोगों से करीब 10 करोड़ की राशि गबन करने का आरोप है। दुर्ग के रिसाली नगर निगम ने 38 बकायेदारों की सूची सार्वजनिक की है। सूची में 23 लोगों के खिलाफ 35 लाख का कुर्की आदेश भी जारी किया गया है। नोटिस में व्यावसायिक और घरों का बकाया टैक्स शामिल है। निगम आयुक्त आशीष देवांगन ने आदेश जारी किया। बीजापुर में नक्सलियों ने सीएएफ जवान की हत्या कर दी। मृतक अर्जुन कुड़ियाम सीएएफ 22वीं बटालियन का जवान था, जो कि पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। मृतक 1 महीने पहले मेडिकल लीव पर अपने घर गया था, जहां उसका इलाज जारी था। घटना की पुष्टि एसपी कमल लोचन कश्यप ने की। विदिशा के गंज बासोदा में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। इंदौर के लापता ड्राइवर की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बाणगंगा पुलिस के मुताबिक मृतक के घर की खुदाई की गई, जहां पर उसकी लाश मिली है। बता दें कि मृतक की पत्नी ने उसकी हत्या करके लाश घर में ही दफना दी थी। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ओरछा के केरीपुरा गांव में बदमाशों ने एक युवक के हाथ को काट कर अलग कर दिया। साथ ही पैरों पर भी धारदार हथियार से वार किए, जिससे अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मामले में एक आरोपी की पहचान हुई है। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। ग्वालियर में 2 दिन पहले हुए विवाद का बदला लेने के लिए बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें 2 युवक घायल हुए हैं। घायल युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं शहर में हो रहे दिन दहाड़े फायरिंग से लोगों में दहशत का माहौल है। मुरैना चंबल के बीओड़ो में महिला डकैत ने खेत में काम कर रहे किसान का अपहरण करने का प्रयास किया। महिला डकैत के साथ करीब 12 से भी ज्यादा बदमाश शामिल रहे।
भिंड मुरैना के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला डकैत का आतंक फैला हुआ है। वहीं पुलिस और ग्रामीणों को देखकर डकैत अपहरण छोड़कर भाग निकले। ग्वालियर में गैंगरेप के एक आरोपी को पुलिस ने दतिया से गिरफ्तार किया। आरोपी और उसके दोस्त ने नौकरी लगाने के नाम पर युवती के साथ गैंगरेप किया था। आरोपी ने लड़की को करीब 2 महीने तक अपने पास रखा और उसके साथ शारीरिक शोषण किया। रायपुर पुलिस ने भुवनेश्वर से नशे के सौदागर तापस और समीर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर सरायपाली से एक और आरोपी को पकड़ा गया है। वहीं आरोपी नीलेश से प्रतिबंधित नशीली टैबलेट और इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। पुलिस को नशे के कारोबार की अगली कड़ी की जानकारी मिली है। दतिया के आबकारी विभाग ने दबिश देकर 600 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। साथ ही 200 लीटर गुड़ लहान भी नष्ट किया। जब्त सामान की कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। राजनांदगांव पुलिस ने करीब 1.5 महीने में 350 ऐसे नशे के मामले दर्ज किए हैं। इन मामलों में जब्त की गई शराब की कीमत करीब 33 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 350 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए 360 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव पुलिस ने गाय का मांस बेचने वाले आरोपी को पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि मांस का अवैध परिवहन करते हुए वाहन को भी जब्त किया गया है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में डकैती की योजना बनाते गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों से धारदार हथियार सहित सोने चांदी के आभूषण और महंगी घड़ियां, मोबाइल फोन और बाइक भी बरामद हुए। मामला हीरा नगर थाना क्षेत्र का है। मुरैना पुलिस ने एटीएम लूटने वाले गैंग को हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने एटीएम को गैस कटर से काटकर लाखों रुपए की चोरी की थी। इंदौर पुलिस ने शादी समारोह में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को राजस्थान के भरतपुर से पकड़ा है। आरोपियों से नकदी समेत 27 लाख के आभूषण बरामद किए गए हैं। बता दें कि आरोपियों ने सराफा व्यापारी के घर से 40 लाख रुपए से भी अधिक की चोरी की। ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र में हुए चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 25 लाख की चोरी के आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के पास से करीब 2.5 लाख रुपए के गहने बरामद हुए। धमतरी में अर्जुनी पुलिस ने 3 जगहों पर दबिश देकर 7 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से हजारों रुपए का सट्टा पट्टी, 41,000 रुपए नकद और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। उमरिया में बोरवेल में गिरे 4 साल के मासूम की मौत हो गई। बच्चों को निकालने के लिए करीब 18 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू अभियान चला रही थी। बता दें कि 4 साल का गौरव द्विवेदी करीब 40 फीट की गहराई में फंसा था। तिल्दा में स्कूटी से स्कूल जा रही छात्रा को ट्रेलर ने कुचल दिया। हादसे में छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटनास्थल से चालक ट्रेलर छोड़कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि हादसा ओवरटेक करते समय हुआ। फिलहाल पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश कर रही है। दंतेवाड़ा के कुआंकोंडा में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर सवार 9 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। किरंदुल के बांसी थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी पर सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए बचेली अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंदौर में लिव इन रिलेशन में रह रही लड़की ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पार्टनर से हुए विवाद के बाद युवती ने खुदकुशी करने का फैसला लिया। विदिशा के शमशाबाद के डबरी गांव में खून से लथपथ एक शव मिला, जिसकी पहचान राजू ठाकुर के रूप में हुई है। मृतक के सर पर 2 गोलियां मारी गई है, जिसके कारण उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। राजधानी भोपाल में दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो गई है, जबकि रात का तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश होने की संभावना है। इंदौर का तापमान अधिकतम 28 और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस के पास रहने के आसार हैं।